गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पाल सिंह खोकर यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तरंग गति या वेव मोशन के अंतर्गत यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या जो बिना माध्यम के भी संचरित हो सकती हैं, यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। जैसे प्रकाश तरंगें, पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर ऊपर कोई भी माध्यम नहीं है या निर्वात है, वहां भी प्रकाश तरंगों का संचरण होता है। और पृथ्वी की सतह पर माध्यम उपस्थित है, यहाँ भी प्रकाश तरंगों का संचरण होता है। तो ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। अब हम इन तरंगों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड। इन्होंने क्या बताया कि यदि हम किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं, चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ओरस्टेड ने। अब हम देखते हैं चालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे फेराडे। इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरे साइंटिस्ट मैक्सवेल। इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक तार के चारों ओर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र लगाया जाए या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र लगाया जाए या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, तो इसमें एक चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तथा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लगाने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र लगाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस आधार पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग नीति होती है, जिसमें परिवर्तित विद्युत क्षेत्र और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यानी कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऐसी तरंगों को यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों में तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। यानी कि यदि तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत इस दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत इस दिशा में होगा। इन तरंगों में तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत इस दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। इस वजह से इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं?
तो अनुप्रस्थ तरंगें। ये तरंगें प्रकाश के वेग से गति करती हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा हो जाएंगी। ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं और प्रकाश की चाल से गति करती हैं। अब हम इन तरंगों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव, अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड, दृश्य तरंग या विजिबल रेज, पेराबैंगनी तरंग या अल्ट्रावायलेट रेज, अक्स तरंग और गामा तरंग। इनको याद रखने की ट्रिक है, राम IVU अक्स वाई, आर से रेडियो तरंग, एम से माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, आई से इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, वी से विजिबल रेज दृश्य तरंग, यू से अल्ट्रावायलेट पेराबैंगनी तरंग, और इसके बाद अक्सरे और गामा रे। इन तरंगों में रेडियो तरंगों से गामा तरंगों की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य घटती है, यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तथा आवृत्ति रेडियो तरंगों से गामा तरंगों की तरफ जाने पर आवृत्ति बढ़ती है। तरंग दैर्ध्य घटती है जबकि आवृत्ति बढ़ती है, यानी कि सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की और सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा तरंगों की। इन तरंगों की ऊर्जा इनकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती और आवृत्ति के फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ऊर्जा भी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम होने पर ऊर्जा भी कम होगी। तो रेडियो से गामा तरंगों की तरफ जाने पर आवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा तरंगों की और सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंगों की। इनके क्रम से संबंधित हमें बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे निम्न में से किन तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी? तो रेडियो से गामा तरंगों की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य घटती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की। रेडियो ऑप्शन में नहीं हो तो माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग। और आवृत्ति और ऊर्जा रेडियो से गामा तरंगों की तरफ जाने पर बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति और सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा तरंगों की। जो ऑप्शन में नहीं हो तो अक्स तरंग। इसके बाद अब हम एक एक करके इन तरंगों का अध्ययन करते हैं। पहली है रेडियो तरंग। रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अलावा आपसे पूछे रेडियो की खोज किसने की? तो रेडियो की खोज भी मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंगों की और रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य 0.1 से 10⁻³ मीटर तक सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति 10⁵5 से 10⁸ हर्ट्ज तक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके उपयोग। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उपयोग से पूछे जाते हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो और टीवी में, रेडियो तथा टीवी में ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक सिग्नल के संचरण के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नौ संचालन में, पुलिस रेडियो प्रसारण में और रडार में भी रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किसी वस्तु की चाल, दिशा, गति इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे ये कोई वायुयान है जिसमें हम सामने किसी वस्तु के हमें चाल, दिशा, गति इत्यादि के बारे में पता करना हो तो यहाँ से हम रेडियो तरंगें छोड़ते हैं और उनकी सहायता से ये एंटीना तक आएंगी, वापस परावर्तित होकर जाएंगी और इनसे किसी वस्तु की चाल, गति, दिशा इत्यादि का हम पता लगा सकते हैं। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। और रडार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगों की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनकी तरंगदैर्ध्य 10⁻³ से 0.1 मीटर तक और आवृत्ति 10⁸ से 10⁻10 हर्ट्ज तक, 10⁸ से 10⁻10 हर्ट्ज तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उपयोग, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग एयरक्राफ्ट संचालन में उपयोगी रडार निकाय में, रडार निकाय में रेडियो तरंगों का प्रयोग भी किया जाता है और सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग भी किया जाता है। ऑप्शन में हमें एक ही मिलेगा। इसके अलावा सूक्ष्म तरंग भट्टी सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। सूक्ष्म तरंग भट्टी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में। तो आपने दुकानों पर देखा होगा खाद्य पदार्थों को गर्म रखने के लिए इस प्रकार की एक मशीन रखी हुई होती है, यही होती है सूक्ष्म तरंग भट्टी या माइक्रोवेव ओवन। तो इसमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का या माइक्रोवेव का। इसके बाद टीवी और मोबाइल में भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और आती हुई कार की चाल मापने हेतु पुलिस के द्वारा किसी आती हुई कार की चाल मापने के लिए उस पर सूक्ष्म तरंगें छोड़ी जाती हैं जो कार से टकराकर परावर्तित होकर वापस आती हैं और उनकी सहायता से आती हुई कार की चाल का मापन किया जाता है। तो आती हुई कार की चाल मापने हेतु पुलिस द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड। अवरक्त तरंगों की खोज हर्शेल ने की थी। इनकी तरंगदैर्ध्य 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक और आवृत्ति 10⁻10 से 10⁻12 हर्ट्ज तक, आवृत्ति 10⁻10 से 10⁻12 हर्ट्ज तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके उपयोग, अवरक्त तरंगों का उपयोग टीवी रिमोट में काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये भी टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड का। जैसे हम रिमोट का बटन दबाते हैं तो रिमोट से टीवी तक रेडियो तरंग, अवरक्त तरंगों का संचरण होता है, जिससे हम चैनल चेंज करना, वॉल्यूम कम ज्यादा करना, ये सब काम कर सकते हैं। तो टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड। इसके अलावा रात्रि दृष्टि उपकरणों में अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के दौरान कोहरे व धुंध के पार देखने में भी अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। रसायनों की शुद्धता की जांच करने में भी अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड का प्रयोग। ये तरंगें उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। पृथ्वी की सतह, सूर्य से जो प्रकाश तरंगें आती हैं उनमें सभी 7 प्रकार की किरणें आती हैं, लेकिन जिन तरंगों की वजह से पृथ्वी की सतह गर्म होती है वो तरंगें होती हैं अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड, क्योंकि ये तरंगें उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो पृथ्वी की सतह किन तरंगों की वजह से गर्म होती है? अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड की वजह से। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव में भी किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड का। और थर्मल स्कैनिंग में, कोरोना में आजकल आपने देखा होगा एयरपोर्टों पे, रेलवे स्टेशन पे, मॉल में, इनमें थर्मल स्कैनिंग की जाती है, टेम्परेचर की जांच की जाती है कोरोना के लिए। तो एक इस प्रकार का यंत्र होता है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इस थर्मल स्कैनिंग में अवरक्त तरंगें प्रयोग होती हैं, इसके द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है, इससे अवरक्त तरंगें निकलती हैं जो शरीर से टकराकर परावर्तित होकर वापस आती हैं और उसकी सहायता से शरीर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो थर्मल स्कैनिंग में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड का। इसके बाद नेक्स्ट है दृश्य तरंग, विजिबल रेज। दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने की थी। इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह आपको ध्यान रखना है।
इनकी रेंज बार बार पूछी जाती है। 3.9 इंटू 10 की घात -7 मीटर से 7.8 इंटू 10 की घात -7 मीटर तक। इसके अलावा 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? 10 की घात -9 मीटर। तो इनकी तरंगदैर्ध्य की रेंज नैनोमीटर में भी दी हुई आ सकती है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो इनको नैनोमीटर में चेंज करना हो तो यहाँ 10 की घात -9 करना होगा। तो इसके लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और इससे इधर 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 390 इंटू 10 की घात -9 मीटर से ये भी 780 इंटू 10 की घात -9 मीटर। तो यदि अब नैनोमीटर में लिखेंगे तो 10 की घात -9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर। तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। इसके अलावा एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। इसके 10 की घात -10 मीटर में चेंज करना हो तो एक बार 10 से और गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे। तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 की घात -10 हो जाएगा और 10 की घात -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और इधर 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। किसी भी फॉर्म में दिया हुआ आ सकता है ऑप्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। दृश्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और इनकी आवृत्ति, दृश्य तरंगों की आवृत्ति होती है 10 की घात 14 हर्ट्ज की कोटि की। इसके बाद इनके उपयोग मनुष्य में दृष्टि उद्दीप्त करती है। हमें वस्तुएं दृश्य तरंगों की वजह से ही दिखाई देती हैं। इसी तरंगदैर्ध्य की रेंज के प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा खगोल विज्ञान में भी इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम दृश्य तरंगों को किसी प्रिज्म से गुजारें, दृश्य तरंगों को प्रिज्म से गुजारने पर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, विपग्योर। इन 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इनकी बैंगनी रंग से लाल रंग की तरफ जाने पर इनकी तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, यानी कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग की और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की। विपग्योर इस क्रम में होती है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग की और बैंगनी से लाल की तरफ जाते हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, आवृत्ति घटती है। अब ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती, यानी कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी ऊर्जा भी कम होगी। तो जिधर आवृत्ति कम हो रही है उधर ऊर्जा भी कम होगी, यानी कि बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे ज्यादा और लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम। ये क्रम हमें ध्यान रखना है। यहां से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस रंग की ऊर्जा अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग की, बैंगनी ऑप्शन में नहीं है तो जामुनी, और सबसे कम ऊर्जा लाल रंग की। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग की, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैंगनी रंग की। ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पैराबैंगनी तरंग या अल्ट्रावायलेट रेज। पैराबैंगनी तरंगों की खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य 10 की घात -8 से 10 की घात -7 मीटर की कोटि की होती है। 10 की घात -8 मीटर से 10 की घात -7 मीटर। और इनकी आवृत्ति 10 की घात 14 से 10 की घात 16 हर्ट्ज तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके उपयोग। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उपयोग से पूछे जाते हैं। तो इनका उपयोग अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज, फिंगरप्रिंट संसूचित करने में, बैंकों में जाली नोटों का पता लगाने में, नकली हस्ताक्षरों का, नकली लिखाई का पता लगाने में इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया नष्ट करती हैं अतः मशीनों की सफाई में, शुद्धिकरण में भी इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फूड स्टफ को संरक्षित करने में और कम मात्रा में जब ये किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन डी उत्पन्न करती हैं।
सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। इस विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली पराबैंगनी किरणों की वजह से ही होता है। तो ये किरणें जब अल्प मात्रा में शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर के लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि इनसे विटामिन डी उत्पन्न होता है। लेकिन अधिक मात्रा में ये किरणें शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि इनसे त्वचा का कैंसर होता है। तो पराबैंगनी किरणें शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? त्वचा को। इनकी वजह से त्वचा का कैंसर होता है। इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से ओजोन परत रोकती है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से कौन रोकता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। आपसे पूछे ओजोन परत किस मंडल में स्थित होती है? तो समताप मंडल में स्थित होती है। ये ऑक्सीजन के O3 अपरूप से बनी होती है। ऑक्सीजन प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती है, O2 और O3। तो ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन के O3 अपरूप से होता है और ओजोन परत की मोटाई डोप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डोप्सन में। और लेंस की क्षमता डायप्टर में। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायप्टर में। और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। तो ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डोप्सन में। और यह समताप मंडल में स्थित होती है तथा हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोकती है। इसके बाद अक्षतरंग। अक्षतरंगों की खोज रोंजन ने की थी। इनकी तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻11 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक और आवृत्ति 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। और इनके उपयोग अणुओं की संरचना व आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के अध्ययन में। ये परमाणु होता है, परमाणु का ये नाभिक है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ कोश या सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के अध्ययन के लिए अक्षतरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए एक्सरे में, सीटी स्कैन में, इनमें अक्षतरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अक्षतरंगों का। इसके अलावा एक्सरे और हड्डियों के फ्रैक्चर में भी अक्षतरंगों का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में धातुओं में क्रैक या महीन छिद्र का पता लगाने के लिए भी अक्षतरंगों का प्रयोग किया जाता है। और कस्टम विभाग में तस्करों की जांच हेतु कस्टम विभाग में तस्करों के पास सोना, हीरा, अफीम इत्यादि का पता लगाने के लिए भी अक्षतरंगों का प्रयोग किया जाता है। आपने स्टेशनों पे भी देखा होगा, ऐसी एक मशीन रखी हुई होती है, जो भी हम सामान ले जाते हैं उसको इससे पास किया जाता है। तो इसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अक्षतरंगों का। इसके बाद नेक्स्ट है गामा तरंग। गामा तरंगों की खोज बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन तरंगों को बेकुरल तरंगें भी कहा जाता है। इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11 मीटर तक होती है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा तरंगों की और सबसे ज्यादा आवृत्ति 10⁻³ × 10⁻18 हर्ट्ज से अधिक। गामा तरंगों की आवृत्ति 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से अधिक। इन तरंगों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अब हमने देखा था तरंगों की ऊर्जा उनकी तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती और आवृत्ति के समानुपाती होती हैं। तो जिनकी आवृत्ति ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उनकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो गामा तरंगों की तरंग आवृत्ति सबसे अधिक है, तो इनकी ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किन तरंगों की? गामा तरंगों की।
इनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसकी वजह से इनकी भेदन क्षमता भी सबसे अधिक। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न भी, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किन तरंगों की होती है? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा तरंगों की। और इनके उपयोग परमाणुओं के नाभिक के अध्ययन में, परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता लगाने के लिए, इनकी संख्या का पता लगाने के लिए इनके अध्ययन में गामा तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 से जो गामा तरंगें निकलती हैं उनका प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी गामा तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आनुवंशिकता परिवर्तन में गामा तरंगों का प्रयोग किया जाता है और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी गामा तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई अधिकतम है? तो हमने देखा था तरंगों का क्रम राम आई वी यू अक्स वाई। इस साइड में जाने पर तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है और ऊर्जा भी बढ़ती है। यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की, उसके बाद माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों की। तो किसकी तरंग लंबाई अधिकतम है? रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। जाली दस्तावेजों का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो जाली दस्तावेजों का पता लगाने में पराबैंगनी तरंग। निम्न में से किसकी ऊर्जा अधिक है? तो जिसकी आवृत्ति अधिक उसकी ऊर्जा अधिक। सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा तरंगों की। गामा ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद अक्ष तरंगों की। तो इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है? अक्ष तरंग की ऊर्जा सबसे ज्यादा है। इसके बाद सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अक्ष तरंगों का। टीवी रिमोट इकाई में प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट इकाई में अवरक्त तरंग प्रयोग की जाती है, इंफ्रारेड। इसके बाद निम्न में से किसकी ऊर्जा अधिक है? कौन से रंग की ऊर्जा अधिकतम है? तो हमने देखा था विबग्योर। वायलेट से रेड की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, आवृत्ति घटती है तो ऊर्जा घटेगी। यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की और आवृत्ति और ऊर्जा सबसे ज्यादा बैंगनी रंग की। सबसे ज्यादा आवृत्ति बैंगनी रंग की और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी बैंगनी रंग की। तो निम्न में से किसकी ऊर्जा अधिक है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग की और सबसे कम ऊर्जा लाल रंग की। सूक्ष्म तरंग ओवन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग ओवन में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज इस वीडियो में हमने अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।